चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था मेवाड़ राजवंश। उसमें अपन मोकल तक पहुंच गए थे और मोकल के बाद में अब मोकल के पिता आएंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मेवाड़ इतिहास में इतने विद्वान शासक हुए हैं, इतनी उपाधियां उन्होंने प्राप्त किए, शायद ही विश्व में किसी ऐसे राजा ने इतनी उपाधियां प्राप्त की होगी। लगभग 250 उपाधियां उनके पास थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा महाराणा कुंभा। इनका जो शासनकाल है वह 1433 से 68 तक इनका शासन काल रहेगा। देखो, पिता वही मोकल और माता सौभाग्यवती। मोकल पिता आपको पता है, पिछला टॉपिक जो हमारा रहा है वो मोकल का रहा है। तो महाराणा कुंभा के पिता मोकल और सौभाग्यवती इनकी माँ है। अब महाराणा कुंभा के बारे में डिटेल से अगर पढ़ें तो यूँ मान के चलिए कि आप 3 घंटे भी अगर आप महाराणा कुंभा को पढ़ो तो शायद कम पड़ जाएगा। लेकिन इसकी मेन चीज़ें अपन जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, माध्यमिक शिक्षा भी लेती है, अन्य जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती है, तो कहीं ना कहीं से टॉपिक इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि स्थापत्य के जनक हैं, संगीत के ज्ञाता है, इतनी उपाधियां हैं कि कहा जाता है लगभग 250 उपाधियां इन्होंने, जिसको डिग्रियां कह सकते हैं आप आज के इस दौर में। उन उपाधियों में सबसे जो राणा रासो, दूसरी देखो आप अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, और क्या नाम से है जो हिंदू सुल्तान, उस समय के तात्कालीन सुल्तानों ने इनको जो उपाधि दी है वह हिंदू सुल्तान के रूप में दी है। क्योंकि सुल्तान तो मुगलों को लगता है जो, तो उस समय के जो तात्कालिक सुल्तान थे उन्होंने इसको हिंदू सुल्तान के नाम से उपाधि दी है। और इनकी जो उपाधियां हैं, जो राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, दान गुरु और शैल गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, ऐसी बहुत सारी उपाधियां। यानी कि मैं आपसे बता रहा हूं कि कम से कम 250 उपाधियां प्राप्त संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता। इनकी पुत्री है भागेश्वरी, ये भी संगीत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। यानी कि इनको बहुत सारी स्थापत्य में, अब जब अपन पढ़ेंगे तो आपको कुंभा के द्वारा जो कृतियां हैं, तो उन कृतियों का भी अपन जिक्र करेंगे। मुख्य मुख्य जो कृतियां हैं, वैसे तो बहुत सारी कृतियां हैं, दरबारी हैं, तो जो मुख्य मुख्य जहाँ जहाँ से एग्जामिनर और परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे।
देखो, कुंभा द्वारा जो रचित कृतियां हैं, कुंभा द्वारा रचित कृतियां, मुख्य मुख्य कृतियां बता रहा हूं। उन कृतियों में संगीत मीमांसा, ये आपको रटना पड़ेगा बेटा। मीमांसा, क्योंकि संगीत के गुरु थे, वीणा वादक था ये कुंभा। भारत में देखा जाए तो समुद्रगुप्त है, औरंगजेब भी वीणा वादक था, और अकबर नगाड़ा वादक था। तो संगीत मीमांसा है, इधर से क्या नाम है, गीत गोविंद है, गीत गोविंद है, और सूंड प्रबंध है। जो मुख्य मुख्य है, कामराज रतिसार है, कामराज रतिसार, ये मुख्य मुख्य कृतियां बता रहा हूं मैं। नाटक राज, इसके अलावा दर्शन शास्त्र है, वाद्य प्रबंध है, क्योंकि वीणा वादक है तो वाद्य प्रबंध। इस तरीके से जो इनकी कृतियां हैं, वह मुख्य मुख्य जो कृतियां हैं, मैं और भी इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले जो कुंभा की उस समय की जो स्थितियां इसके सामने बनती है, वो अपन उस विषय पे चर्चा करते हैं। देखो, कुंभा के सामने जो समस्या थी, वो तो आपको पता है, चाचा और मेरा की। कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है कुंभा। कुंभा के सामने चाचा बेरा की समस्या तो थी सही, ये पहाड़ियों में छुप गए थे, और उस समय रणबल भी यही था, रणबल के साथ जोधा भी यही था, जिसने जोधपुर बसाया। अब होता क्या है कि रणबल के द्वारा, देखो, ये एक राठौड़ी सेना लेके और चाचा मेरा के दमन के लिए भेजा जाता है। कौन? रणबल। उसका जो साथ देता है, वो देता है राघव देव। राघव देव कौन है? ये चूड़ा का भाई है। तो जब इनका दमन किया और रणमल की भी हत्या कर दी गई, तो इसका दमन किया रणमल के द्वारा, और राघव देव ने भी इसका सहयोग किया, जो चूड़ा का भाई है। तो जब रणमल ने राघव देव की हत्या की, तो इसको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं यार, आदमी तो काम का है। इसकी एक प्रेमिका है रणमल की, वो अंसाबाई के साथ आई थी, भारमली। भारमली से कई बार कहा कुंभा को जहर देने के लिए, लेकिन उस बात में तो ये पता नहीं कि सक्सेस नहीं हो पाए या नहीं दे पाए, पर रणबल को तो निपटा ही दिया। तो इस तरीके से होता क्या है कि बाद में फिर ये विवाद आगे बढ़ा, और एक संधि होती है, उस संधि को कहते हैं आंवला बावला संधि। आंवला बावला संधि, ये हंसाबाई के कहने पे ही हुई थी, आंवला बावला संधि। अब आंवला बावला संधि को 1453-54 में, 1453
53, 54। बहुत सारी किताबों में 54, 55 भी है, तो वो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हुई थी, क्योंकि ये कुंभा उस समय क्या है, कुंभा भग के और क्या नाम से है जो यहाँ चला गया था, इस पे क्या नाम है जो मंडोरगढ़, मंडोर, लेकिन इसके पीछे से ये भी चला गया था, तो कुल मिला के कुंभा का आधिपत्य हो गया था इस जगह पे, मंडोर पर। तो ये जो संधि हुई बाद में, तो इसको जोधा कुंभा संधि भी कहते हैं, जोधा प्लस कुंभा संधि, आंवला बावला संधि तो कहते ही है। दूसरी बात, ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, तो मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कहते हैं इसको। मारवाड़, मारवाड़ मेवाड़ कह दो या मेवाड़ मारवाड़ कह दो, बात तो एक ही है, प्लस मेवाड़। अब इधर से यूं देखा जाए तो देखो, ये सिसोदिया है और ये राठौड़ है, तो राठौड़ सिसोदिया भी संधि कहते हैं इसको, राठौड़ प्लस सिसोदिया। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो उस समय क्या है, इस संधि में यानी कि मेवाड़ की और मारवाड़ की सीमा निर्धारण हुई थी, सीमा निर्धारण की गई थी, सीमा निर्धारण। इसमें क्या था कि देखो, जहां तक खेजड़ी है वहां तक मारवाड़ है, और जहां आम आ गए वहीं से मेवाड़ आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये संधि, और उसका कारण क्या है, देखो यहां ये जो चाचा मेरा के अधीन कम से कम 500 महिलाएं थी, इसको लेके ये विवाद हुआ था। तो इस तरीके से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको जो रखना है याद वो रखना है आंवला बावला संधि, जोधा कुंभा संधि, मारवाड़ मेवाड़ संधि, राठौड़ सिसोदिया संधि। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उस संधि के तहत क्या हुआ, उस समय के संधि के तहत है ना जो सीमा का निर्धारण हुआ, और इस तरीके से ये कुंभा और जोधा के बीच में ये संधि होती है, महत्वपूर्ण संधि मानी गई ये। अब देखो, समस्याएं यहीं खत्म नहीं हो जाती, समस्या कुंभा की आगे और भी समस्या है। उसके बाद में चलो पहले इसको फ्री कर लेते हैं। देखो, जिस समय कुंभा मेवाड़ पर था उस समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। जिस समय कुंभा मेवाड़ पर था उस समय यहां का जो शासक था मालवा का, यानी कि एमपी का, वह था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, होता क्या है कि महमूद खिलजी उस समय नागौर को लेके एक विवाद था। नागौर में था समस खां। ये समस खां कुंभा के पास सहायता के लिए आया था अपने भाई के विरुद्ध। कुंभा ने इसकी सहायता भी की थी, लेकिन कुंभा ने यह कहा था कि तू मेरे साथ ही रहना, लेकिन इसने गद्दारी की। और इसने क्या किया कि ये समस खां तो आ गया गुजरात वाले के पास में, किसके पास, कुतुबुद्दीन शाह के पास में। और इसका भाई, जो भाई की समस्या, भाई आ गया मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ में। अब देखो, होता क्या है कि कुंभा महमूद खिलजी को अटैक करता है, अटैक करता है, तो यानी कि ये मालवा को जीत लेता है। मालवा को जीतना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मालवा शासक महमूद खिलजी और कुंभा के बीच जो युद्ध होता है 1400
1437 में, 1437 इसको कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सारंगपुर का युद्ध आपको डेट याद रखनी है, 1437 किस किस के बीच हुई? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। लेकिन इस विजय के पश्चात जो चीज कुंभा ने मेवाड़ में महत्वपूर्ण बनाई, वो चीज देखिए आप, वो चीज है विजय स्तंभ। बस ये चीज इंपॉर्टेंट पूछी ये जाती है कि सारंग युद्ध के बाद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया। विजय स्तंभ ये था 9 मंजिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिला विजय स्तंभ। ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक तो ये 9 मंजिला है, 120 या 22 फीट इस ये मतलब ऊंचा है, 157 इसकी सीढ़ियां हैं, 157। और उस समय जो खर्च आया था इसमें वो आया था 90 लाख। अब देख लो, आज भी अगर आप 90 लाख की कोई बिल्डिंग बनाए तो शायद बड़े मजेदार बिल्डिंग बनेगी। तो उस समय के यानी कि उस समय अगर बिल्डिंग बनेगी, इसको लगभग 8 साल लगे थे, क्योंकि 37 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। तो 40 से इसका निर्माण चालू हुआ तो 48 तक इसका समाप्त हुआ, लगभग 8 साल इसमें लगे थे। तो 90 लाख इसमें खर्च आया था। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं। इसमें 9 बार तीसरी जो मंजिल है इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। 8वीं मंजिल पे कुछ भी नहीं है। 9वीं मंजिल पर कुंभा की कीर्ति लिखी हुई है, जिसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। वो कीर्ति स्तंभ अलग है, वो कुंभा ने नहीं बनवाया। वो कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। ये कोई जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया। और ये जैन जो तीर्थंकर है उनके नाम है। ये आदिनाथ है, सबसे पहले जो देव का आदिनाथ या ऋषभ देव बोल दो, ऋषभ देव इनके नाम है। ये 7 मंजिला है। तो कीर्ति स्तंभ अलग है, ये कुंभा ने नहीं बनवाया, ये जीजा ने बनवाया है। और विजय स्तंभ दोनों वहीं चित्तौड़दुर्ग में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कीर्ति इस 9वीं मंजिल पर, कुंभा की कीर्ति का जो वो बखान है वो इसमें 9वीं मंजिल पे है। देखो कुंभा विष्णु भक्त था, इसलिए इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जानते हैं। विष्णु ध्वज के नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह है, का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। ये चीज कई बार पूछी जा चुकी है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण चीज है। अब ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताई है। अब देखो ये किसके दौरान हुई? ये हुई सारंगपुर युद्ध के दौरान, जब सारंगपुर युद्ध कुंभा ने जीता और किसको हराया? महमूद खिलजी को। कहां का? मालवा का। उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बना। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि दोनों तरफ मुस्लिम शासक हैं मालवा में,
और इधर मालवा में महमूद खिलजी है फर्स्ट। इस इधर गुजरात में कुतुबुद्दीन शाह। अब ये दोनों, यहां कुंभा है ही सही। अब देखो ये दोनों, वैसे तो कुंभा, ये दोनों संधि करते हैं किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध, कि यार हम दोनों मुसलमान हैं और दोनों मेवाड़ के अगल और बगल हैं, क्यों नहीं अपन संधि करके कुंभा से युद्ध करें और कुंभा को हराया जाए, इसका वर्चस्व काफी बढ़ रहा है। तो इन दोनों ने एक संधि की, उसको कहते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। प्रश्न ये पूछा जाता है, ये नहीं कभी पूछा गया आज दिन तक कि कुतुबुद्दीन शाह और खिलजी के बीच में, यानी कि महमूद खिलजी के बीच में कौन सी संधि हुई, ये कभी नहीं पूछा। पूछा यह गया है कि चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई, यह प्रश्न पूछा जाता है। जब भी एग्जाम में पूछेगा घुमा फिरा के पूछेगा। 1456, यानी कि चंपानेर की संधि इन दोनों ने संधि की, लेकिन ये किसके विरुद्ध की? कुंभा के विरुद्ध की, क्योंकि दोनों मिलकर कुंभा को जीतना चाहते थे। तो प्रश्न घुमा फिरा के जब भी पूछेगा तो वो इसी तरीके से पूछेगा कि चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई, तो कुंभा के विरुद्ध हुई। आपको याद रखने वाली बात यह है, क्योंकि वो जब पूछेगा तो घुमा फिरा के पूछेगा। और वैसे सीधी सीधी अगर पूछे कि चंपानेर की संधि कब हुई, तो 1556 में। तो इस तरीके से कहने का मतलब पूछा जाता है। अब बाद में क्या हुआ देखो, इन दोनों के बीच में तो संधि हो ही गई, इन दोनों के बीच में संधि हो गई। इसको क्या नाम से है, जो दूसरा इस पहले वाले युद्ध में इसको है ना जो बंदी बनाकर और 6 महीने तक कैद रखा, बाद में फिर कुंभा ने छोड़ दिया। ये गलती कुंभा ने फिर दोबारा कर दी जो इसके पूर्वजों ने की थी। अब चलते हैं थोड़ा सा कुंभा के स्थापत्य की तरफ। स्थापत्य का मतलब यह होता है बेटा, यानी कि निर्माणों की बात करें तो मेवाड़ में, यानी कि स्थापत्य का जनक ही कहा जाता है इसको। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता है ये। सर्वाधिक मारवाड़ में तो बनाए मालदेव ने और मेवाड़ में बनाए कुंभा ने। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया और मेवाड़ में कुंभा ने करवाया। अब देखो वैसे तो बहुत सारे इसके दुर्ग हैं, जिसमें मेन जो है वो तो कुंभलगढ़ है, वो आपको भी पता है। लेकिन 4-5 कभी कभार क्या है क्रम से पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुंभलगढ़ तो सबसे पहले है, कुंभलगढ़। उसके बाद में आता है अचलगढ़, अचलगढ़। तीसरा है बसंती, या बसंतगढ़ भी बोलते हैं उसको। बसंतगढ़, बसंतीगढ़ दोनों नाम आ सकते हैं, बसंतगढ़। चौथा है क्या नाम, बेराट, बेराट दुर्ग। पांचवा भौमठ, और एक और है अगर चाहो तो आप इसको मचान दुर्ग बोलते हैं। ये 6 दुर्गों को तो आपको याद रखना ही रखना है।
कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराटगढ़, भौमटगढ़ और मचानगढ़। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराटगढ़, भौमटगढ़ और मचानगढ़। मचान को आप याद नहीं भी करो तो 5 का 4 का क्रम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रम कभी कभार पूछ लिया जाता है। इस वजह से, क्योंकि ये सबसे जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं वो ये हैं। अब देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग मेन माना जाता है इनका, राजसमंद में पड़ता है वर्तमान में। तो इसकी क्या विशेषता है? देखो, इसकी विशेषता यह है, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी जो मेन चीज है वह है ये दीवार। छत्तीस लंबी दीवार है, ये मेन चीज यही है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार। यो मान लीजिए ये विश्व की ही। अब देखो, इसमें एक ही, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग है और वह है कटारगढ़। और कटारगढ़ किसी जमाने में कुंभा की राजधानी रही है, क्योंकि ये इतना सुरक्षित माना जाता है कि इसको अजय दुर्ग है एक तरीके से, कभी जीता ही नहीं गया। एक बार 1578 में शाहबाज ने जीता था इसको, शाहबाज ने ही सिवाना दुर्ग जीता था, ये भी याद रखना आप, क्योंकि ये 2 दुर्ग अजय है, सिवाना दुर्ग भी शाहबाज ने जीता। और ये 1578 में ये दुर्ग केवल एक बार शाहबाज ने जीता था, नहीं तो अजय दुर्ग रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी कि एक तरीके से मेवाड़ की आंख है, मेवाड़ की आंख। इसके ऊपर एक दुर्ग है जिसको बादलगढ़ कहते हैं। आपको सबको पता है बादलगढ़ में किसका जन्म हुआ? बादलगढ़ में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। जब तो महाराणा नहीं लगेगा उस समय तो प्रताप ही कहेंगे अपन, प्रताप का, जयवंता बाई के गर्भ से। इसकी डिटेल महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब अपन पढ़ लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है वह है कुंभलगढ़, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें कई दुर्ग हैं, कटारगढ़, बादलगढ़ और अब होता क्या है, देखो यहां एक मामा कुंड है, मामा कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। उस समय क्या है, देखो बड़ा विद्वान आदमी था कुंभा, ये साहित्यकारों का आश्रय दाता था, वीणा वादक था। मैं यूं कह रहा हूं कि साहित्य में ऐसी कौन सी चीज है, बहुत सारा साहित्य उसने लिखा है। कुछ मुख्य मुख्य साहित्य तो मैंने बताया है। सारंग व्यास इसके गुरु थे, महाराणा कुंभा के। तो और इसके दरबार में जो बड़े बड़े मतलब साहित्यकार रहा करते थे, दरबारी साहित्यकार जो अपने दरबार में रखता था, जैसे मान लो कान्हा व्यास है, मंडन है, नाता है, गोविंद है। इनको तो आप 4 को तो क्रम से याद ही कर लेना भले। कान्हा व्यास, ये तो एक मंडन, तीसरा नाथा और चौथा है आपका गोविंद। इस व्यक्ति ने लिखा, देखो कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य में लिखा, सबसे महत्वपूर्ण। और कुंभा के बारे में जो भी जानकारी अपन को मिलती है ना, वो एकलिंग महात्म्य से मिलती है। तो इसने लिखा एकलिंग महात्म्य, क्योंकि इनके कुल देवता एकलिंग महादेव है। तो एकलिंग महात्म्य ये कान्हा व्यास ने लिखा था, सारंग व्यास इसका गुरु था। तो कुंभा के बारे में जो भी इतिहास मिलता है वो अपन को कान्हा व्यास लिखित एकलिंग महात्म्य में मिलता है। बाकी ये मंडन है, इसने बहुत सारे मंडन लिखे हैं। फिर इसका ये छोटा भाई ये नाथा, इसने क्या नाम है जो वो इसका वास्तु मंजरी लिखी है नाथा ने। और इसका बेटा है भाई, मंडन का भाई तो है नाथा और मंडन का बेटा है गोविंद। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि किसी भी तरीके से उल्टा सुल्टा पूछे तो कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान और उपाधि प्राप्त व्यक्ति है,
इसलिए अब होता क्या है, यहाँ मैं ये बता रहा था आपको कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड है, मामा कुंड। उस मामा कुंड के देखो अंत में क्या हो जाता है, कुंभा को एक उन्माद रोग हो जाता है, पागलपन सा। उन्माद रोग का मतलब होता है पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है आदमी, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, आप जानते हो, इतना बड़ा विद्वान आदमी, सब चीजों का ज्ञाता, शिल्पी है, साहित्यकार है, वीणा वादक है, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं है विद्वत्ता की जो कुंभा को नहीं आती है। तो ऐसा व्यक्ति एंड में पागल ही होगा बेटा, ये भी पक्की बात है। ज्यादा विद्वान आदमी पागल होकर ही मरता है। तो इसको क्या है, उन्माद रोग हो गया, और इसके बेटा उदा ने इसको कटार घोंप कर हत्या कर दी। इसलिए इसको, उदा को पितृहंता कहा जाता है। तो उदा ने 1-2 साल किया, फिर उसके बाद में मेवाड़ वालों ने उदा को भगा दिया, और आगे जाके फिर कई संधि करके रहा। बाद में बिजली के गिरने से उदा की भी मृत्यु हो गई। फिर इसका जो बेटा है राइमल, राइमल शासक बनता है मेवाड़ का। तो यानी कि राइमल की कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। 1473 से 1509 तक राइमल रहता है। इसमें 3 जलाशयों का निर्माण करता है और एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। इसकी पत्नी श्रृंगारी देवी है, जिससे गोसुंडी की बावड़ी बनवाई। इस तरीके से इसके राइमल के 3 पुत्र हैं। राइमल के 3 पुत्र हैं, जगमाल, पृथ्वीराज और सांगा। तो कहने का मतलब, हमारा जो अगला शासक रहेगा वह रहेगा महाराणा सांगा। तो राइमल के जो 3 पुत्र होंगे, उत्तराधिकारी के युद्ध होगा, और इस तरीके से कहने का मतलब अगला जो हमारा शासक रहेगा वह रहेगा महाराणा सांगा।